अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मज़े की चीज़ करेंगे जो है लॉ ऑफ एफआईआर। अब एफआईआर क्या होता है? एफआईआर की जो सही फॉर्म अगर वैसे बोली जाए तो उसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस को, ये बताते हुए कि जी यहाँ पे वकूआ हुआ है। ठीक है। अब जो लॉ ऑफ एफआईआर है उस वो बेसिकली कवर होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर और जो पुलिस रूल्स हैं। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 जो है, ठीक है, वो उसको गवर्न करता है। और इसके मुताबिक जो 154 ये कहता है कि जो भी पुलिस के पास कोई आएगा, ठीक है, पुलिस ने उसकी जो वो है स्टेटमेंट, वो या रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, पुलिस खुद रिकॉर्ड करेगी अगर वो मुंह से स्टेटमेंट बोल रहा है, या फिर अगर उसने रिटन स्टेटमेंट दी है तो पुलिस उसको फाइल करेगी। अब सबसे कॉमन सवाल आता है ना जी, सबसे पहला लॉ ऑफ एफआईआर में कि क्या हर ऑफेंस को आप पुलिस को जाके बता दें और पुलिस करेगी उस पर कार्रवाई, या फिर कोई डिस्टिंक्शन भी है? क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें बात यह है कि जैसे मर्डर के उसमें आपकी उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए है, पर ये 50 रुपीज़ का लॉस या 100 रुपये मेरा गुम गया, क्या इस पर भी यही होना है? अब बात यह है कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो, बिल्कुल आप पुलिस में जा सकते हैं, उधर जाएं। ठीक है। पुलिस ने उन ऑफेंसेस को जो गवर्नमेंट ने दो तरह से डिवाइड किया, कॉग्निजेबल में और नॉन कॉग्निजेबल में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो ऑफेंसेस किया कर दिए जिसमें पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करेगी, मतलब कि पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये वो ऑफेंसेस हो गए जैसे मर्डर वगैरह के और चोरी के ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ने को आपने किया है तो पुलिस ने उसी वक्त एफआईआर काटनी है और एफआईआर काट के अपनी जो लीगल प्रोसेस है उसको शुरू कर देना है। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस थाने चले जाते हैं और सोचते हैं कि जी हमने तो सर पे बैठे रहे और वो मूव नहीं कर रहे हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस लिखती है, बिल्कुल लिखती है, एक वो सारा आपके एफआईआर का जो सारा होता है वो एक पेज पे लिख देती है और वो भेज देती है उस एरिया के कंसर्न इलाका मैजिस्ट्रेट को। और आपको कहती है आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, अपना केस प्लीड करें, और अगर वो जो मैजिस्ट्रेट साहब ने वारंट निकाल दिया और कहा कि यस इसका बनता है, तो हम प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे और जो रिटर्न आप की है कंप्लेंट उसको एफआईआर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है। दोनों मेथड्स में अब डिस्टिंक्शन यहाँ पे ये है कि ना, पुलिस के वहाँ पे एफआईआर काट के एकदम से प्रोसेस करना और आपका इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना केस एक्सप्लेन करके एफआईआर कटवा कर पुलिस का प्रोसेस शुरू करना कि वारंट निकालो। ठीक है। ये दोनों की जो डिस्टिंक्शन है वो सीआरपीसी के सेकंड स्केड्यूल में है। अब सबसे नेक्स्ट जो सवाल होता है जो बहुत सारे यंग लॉयर्स भी करते हैं, बहुत इंडो पाक के यंग लॉयर्स सारे, क्योंकि सेम लॉ है दोनों के कंट्रीज़ में, कि ना बात ये है कि अब जब हमने जी एफआईआर कटवाने गए हैं तो कौन काटेगा? एसएचओ काटेगा। 154 के उसमें ये चीज़ रिटर्न है कि एसएचओ ने काटनी है, वो कंसर्न पर्सन है जिसके साइन के बगैर नहीं काटी जा सकती। ठीक है। अब रिसेंटली क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में एटलीस्ट, जहाँ मुझे इंडिया का नहीं पता, पर पाकिस्तान में एटलीस्ट उन्होंने ये काम कर दिया है कि यहाँ पे बनाया है इंफॉर्मेशन सेल उन्होंने इसलिए बनाया कि आप जाएँ, ठीक है, वहाँ पे एजेंसी के बंदे बिठाए हैं, पिछले वो बंदे बिठाए हैं। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आप कंप्लेन करें, हम कंप्लेन सेल में आपको देंगे, आपको वो चालान देते हैं, चिट, ठीक है, उस पर तारीख लिखी होती है, लिखा होता है, और ना फिर वो जाके जाती है एसएचओ के पास। आइडिया ये है कि देखा जाए कितनी एफआईआर्स आ रही हैं, कौन कौन से एरिया से आ रही हैं, और कितनी एफआईआर्स जो है एसएचओ काटने में उसने कहा है कि हाँ मैं काट रहा हूँ, और कितने में उसने रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि एसएचओ सिर्फ एक ही उसमें रिजेक्ट कर सकता है कि जी ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, सेकंड स्केड्यूल में ऑफेंस नहीं आ रहा, तो हम नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने इसको एफआईआर नहीं काटी, हमने उसको जाके इलाका मैजिस्ट्रेट को दे दिया। दे फॉलो दिस प्रोसीजर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है लॉ ऑफ एफआईआर का, वो ये आता है कि ये अगर ये हमारे उधर जाते हैं और वो बंदा अनपढ़ है तो फिर क्या रेमेडी है, क्योंकि भाई पुलिस का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। लॉ आपको कहता है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि जो बंदा राइट करेगा, चाहे आप अनपढ़ हैं या नहीं, आपने जो स्टेटमेंट बताई है उसने आपको पढ़ के सुनानी है।
उसने आपके सामने पेज रखना है और आपको पढ़ के सुनाएगा और आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने करना है क्योंकि आपने पूरा इवेंट बताया उसको। और अगर उसमें कोई भी चेंज हो गया, कोई भी चेंज हो गया, कोई विटनेस के नाम गलत हो गए, कुछ हो गया, आपका सारा केस ख़त्म है। क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर केस बनता है और उसमें डिस्क्रिपेंसीज टू एनी विटनेस स्टेटमेंट्स, टू मेडिको लीगल, टू एनी वो क्या कह सकते हैं चश्मदीद गवाह, और जो मैप मेकिंग सारे उसमें एरिया वाइज में टाइम सब कुछ ये आपने बताना है। केसेस इस तक खत्म हुए हुए हैं वेयर दे फाउंड रिकवरी ऑफ ओनली 3 बुलेट्स वेयर द एफआईआर स्टेटेड 4 और 5 और 3 6 डाउट पैदा हो जाना। ठीक है, तो इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप परफेक्ट करें ये काम। अब क्या होता है वो सिचुएशन में जब आप गए हैं और आपने कहा है कि जी मेरा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो मैं सचो ने कहा है मैं नहीं काट रहा, क्योंकि पुलिस कभी कभार बहुत स्लो काम कर रही होती है, ये कर रही होती है, कहानियाँ मारी होती है। तो आपके पास क्या रेमेडी है? ये 2002 में उन्होंने पूरा रूल चेंज किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हमने पावर डाल दी नहीं है 22A और बी, इसका मेरे ख्याल 22B6 जो है, ठीक है, वो ऐड किया और उन्होंने कहा कि हम ये पावर जस्टिस ऑफ पीस को दे रहे हैं कि ना आप उसके पास कंप्लेन करें और वो आपकी वो एसएचओ को ऑर्डर करेगा कि ये एफआईआर काटी जाए और वो फिर काटेगा। एसएचओ फिर नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर कोर्ट्स की तरफ से आ रहा है। अब ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कि जी हमारी तो काटी नहीं गई, आप वकील के पास जाएं। अब वो मजे आता है, अब तो वकील के पास भी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि खिज़र हयात केस में और ढेर सारे आगे और बहुत सारे केसेस में उन्होंने कहा जैसे कि डजेंट मैटर, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ना इसको आपने उस तरह बस काट देनी है। जस्टिस ऑफ पीस ने ये नहीं देखना कि एफआईआर बनती है या नहीं, उसने ऑर्डर देना है, ये बात की कोर्ट्स की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक ये होता है और लॉट टाइम जस्टिस ऑफ पीस ओपन होता है कि हाँ मैं काट दूंगा। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं होता। आपने वहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन दी। ठीक है, अगर आप लॉयर हो तो आपको अच्छी तरह पता है 22AB की एप्लीकेशन आपने लिखनी है। 22AB की अब एप्लीकेशन आपने किस तरह लिखनी है? आपने सबसे पहले लिखना है कि जी ये वक्त वो ये बंदे का नाम ये है, ठीक है, उसके कॉम ये है, एड्रेस ये है और इस वक्त में वकूआ हुआ था। ठीक है, और फिर बात ये आपने लिखना है कि जी ये ऑफेंस ये बन रहा है और फिर आपने नीचे पूरा इंसिडेंट लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले टॉप में बिफोर ऑल ऑफ दिस राइटिंग आपने ये ज़रूर लिखना है कि जो पुलिस है वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो बात ये कि इसको किया जाए, और आखिरी प्रेयर में कि बात ये कि एफआईआर कटवाने का ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से आपने लिखनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ना आपने एक डिस्टिंक्शन रखनी है, और मैं इस पे आऊँगा जब क्रिमिनल प्लेंट पर आएंगे हम बात, कि लंबी लंबी एफआईआर नहीं अच्छी समझी जाती क्रिमिनल लॉ में। जी पेज पे पेज कर जा रही है, सिविल लॉ में अच्छी समझी जाती है क्योंकि सिविल लॉ में आपने सब कुछ एक्सप्लेन करना है। क्रिमिनल लॉ में हर टाइम्स जज की आदत होती है कि जी लंबी प्लेंट्स ना करो, बात को ख़त्म करो, एक बात करो और सीधा ख़त्म करो। अननेसेसरीली लंबा करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। और इस चीज़ की अब हमने एक और बात करते हैं इस पर कि एफआईआर में लिखवाना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना पाकिस्तान में और मुझे लगता है इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी कि ना जब ऐसा इंसिडेंट होता है वहाँ पे हर बंदा आया था जो कहता है कि ना आप ऐसा करो 4-5 और चीज़ें ऐड कर दो। पुलिस खुद कहेगी कि 4-5 और चीज़ें ऐड कर दो, केस स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। आप ना एक बंदे ने आकर आपको आके गोली मारी है ना, तो ये कर दो कि वो रुका, उसने पर्स भी निकाला, उसने जेवर भी पकड़ लिए, उसने मुक्के भी मारे। नहीं ऐसा काम करना, एब्सोल्युटली ऑन द लाइन रहना है। और ये मज़े की बात है, ये देखें लॉ ऑफ सिर्फ लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आपने वही चीज़ फॉलो करनी है जो प्रोसीजर और कोड्स हैं, और ये जो बेसिक वो नॉर्म्स हैं, जो बेसिक मोर्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, हमने वो भी फॉलो करने हैं। हमने वो सारा प्रोसेस फॉलो करना है और उसमें आता है कि आपने एफआईआर में चेंजेस नहीं मेक करने। क्यों? क्योंकि देखिए केस चलना है और ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के ना 5-6 साल 10 साल भी जा सकता है केस। आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं जो आपने ऐड की होती हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि बंदा आया था, बाइक पर आया था, बाइक रेड थी, उसका बाइक का नंबर ये था और उसने गन निकाली, गन 30 बोर की गन थी। ठीक है, उसने पॉइंट किया और उसने ना फायर मारे। ठीक है, और 4 फायर मारे और उसके बाद चला गया। ये इंसिडेंट आपकी पूरी ताहयात आपके साथ ज़िंदगी में रहेगा। वो चीज़ें नहीं रहेंगी कि उसने जी फायर मारा और फिर उसके बाद वो बाइक से हटा और उसने फिर ना जेब में हाथ डाल के ना पर्स निकालना शुरू कर दिया और चाबियां भी निकाल ली और सब कुछ ले गया। जज को ये पता चल जाने कि यार ये कैसे बात हो रही है।
इम्पेरेटिव बहुत ज़्यादा है, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि आप इस चीज़ को फोकस करें कि हमने हर चीज़ सच बतानी। डजंट मैटर कि आपका केस वीक है, देखिए इंसिडेंट हुआ है ना, अगर आपने सच पे करें तो निकल आएगा उसमें, ये एक फैक्ट है। देखिए हम मूवीज़ पे चलते हैं, उस पे चलते हैं, तो बातें एज लॉयर्स भी ना, हमारी जॉब है दूसरे को सजेस्ट करना कि यार आप चीज़ें ना ऐड करो। सेकंड चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है जब ये एफआईआर कटवाने में, कि ना एक तो आपने अपने वकील को कि अगर कोई वकील है तो ज़रूर उसको उस एफआईआर कटवाने से पहले ज़रूर उसके पास जाएं, ठीक है, उसको फ़ोन करें, कहें कि मुझे थाने में वहीं पे आ जाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, हम दोनों मिलके एफआईआर कटवा रहे हैं। क्योंकि बात ये कि आप बहुत द टाइम्स ना, ठीक है, लोग अच्छा उस माइंड में नहीं होते क्योंकि उन्होंने इंसिडेंट देखा होता है, उस मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो वकील है ना वो उस होल्स को पिक आउट करके ना ठीक कर लेगा। और वो आपको एक चीज़ बताएंगे, और ये बहुत इंपैरेटिव, बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यार क्या करना है, कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है ना, आपने उसी वक्त उसको रिपोर्ट करना है। आपने यहाँ पे 12 घंटे लिए नहीं और कोर्ट ने इसको कर देना कि जी डाउट आ गया। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 12 घंटों के, सिर्फ 12 घंटों के डिफरेंसेस पे कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि ये डाउट है, ये बेल्स करो इनकी, ये डाउट क्रिएट हो रहा है इधर। तो आपने उसी वक्त करना है। यू सॉ एन इंसिडेंट, आप जल्द से जल्द करें, ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पेरेटिव है कि आप उसी वक्त रिपोर्ट करें। अगर आप देर करेंगे डाउट आता रहता है, और मजे तो बहुत सारे लोग दिनों के हिसाब के बाद एफआईआर कटवा लेते हैं, और बात ये कि जब वो आता है कोर्ट में तो फिर वो फॉलो अप ही नहीं होता। कोर्ट जज कह रहा होता है कि यार आपने 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, ये क्या बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। देखें, लॉ ऑफ एफआईआर जो है ना, ठीक है, वो एक बेस्ड है फर्स्ट क्रिमिनल रिपोर्टिंग पर, और फर्स्ट क्रिमिनल रिपोर्टिंग को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आपकी विटनेस स्टेटमेंट्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही होती, इतनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दी जा रही थी है। वो उस केस की बेस है और उसी के ऊपर सब कुछ ऐड होना है। आपकी विटनेस स्टेटमेंट एफआईआर से डिफरेंट हुई और आपकी स्टेटमेंट को गलत समझा जाएगा, ये बेसिक 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 चीज़ है, ठीक है। और इस चीज़ को भी हमेशा नज़र में रखना है कि ना, बात ये कि एज लॉयर्स कि जब भी हम कोई भी इस तरह की प्रोसीजर में आना शुरू करें ना, ठीक है, हमें किसी बंदे ने बुलाया तो बड़े काम, बड़े सेंसिबल तरीके से इसको फॉलो अप करना है, ठीक है। वहाँ पे जाके कहना है कि ये एफआईआर कटवाई जाए, जो चालान, अगर अब तो कंप्लेंट सेल आ गया ना, तो चालान को, जो कंप्लेंट चालान होता है वो रखा जाए, ठीक है। 1-2 दिन की मजे की बात है, मेरे तो सीनियर ने कहा था कि बस कंप्लेंट सेल के उसमें ना 1-2 दिन के आपने बस दें उनको टाइम, एसएचओ को नहीं देता, जस्टिस ऑफिस के पास चले जाएं, क्योंकि कोई और पॉइंट नहीं है। तो ये जो है, ये बड़ा बेसिक लॉ ऑफ एफआईआर है, और इंशाल्लाह मैं इसको और डिटेल से आगे बताऊंगा और इस पे और हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये चैनल दोबारा शुरू होने वाला है। और मैं इस पे बात आता हूँ कि हाँ, चैनल में थोड़ी सी ब्रेक थी, तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ भी करता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़रूर होगा। और ना ये प्योर भाइयों वाला प्रॉमिस है, वकीलों वाला नहीं। तो इंशाल्लाह ये और वीडियोज़ आएंगे, मैं लॉ पे भी बात करूँगा और करंट अफेयर्स पे भी बात होगी, क्योंकि सिर्फ बात ये कि वो लोग भी देख लें जो दूसरे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी साथ रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई कमेंट है ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखें, अगर आपको कोई मुश्किल भी हो रही है ना, कोई जी पुलिस के हमें प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई एफआईआर का कुछ, तो ज़रूर कमेंट में आए, ज़रूर डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके ही सीखा जाता है, और हम सिखाएंगे भी और आपको एडवाइस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी अगले टाइम मुलाकात होगी दोबारा, और उसके लिए अब अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में दोबारा अल्लाह हाफ़िज़ के बाद भी आखिर में दोबारा कहना है, इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।